Hello, friends. Welcome to An Academy. This is me, Dr. Siddharth Arora, and friends. Today we are doing a series. अब ये series ही होगी because one after another we are going to do many videos because बहुत सारे ऐसे issues हो रहे हैं my friends which are being discussed all around जो कि आपके न्यूज़पेपर्स में दिख रहा है जो मैं बड़ा सरप्राइज हूँ कि ये सारे जो टॉपिक्स है ये कहीं ना कहीं हमारे स्टैटिक पोर्शन हमारा जो कोर पॉलिटी सब्जेक्ट है उससे कनेक्टेड है. सो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर मी टू डू टू थिंग्स. वन, तुम्हें पता चल जाएगा कि करंट अफेयर्स पढ़ते कैसे. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बहुत सारे लोग, बहुत सारे एस्पिरेंट फ्रेंड्स इसी बात से कंफ्यूज रहते हैं कि हमें करंट अफेयर्स करना कैसे. सो नंबर वन इज, इस पॉइंट से, इन वीडियो से आपको ये समझ में आ जाएगा कि करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ना होता है, उसको कैसे कनेक्ट करना होता है विद द स्टैटिक पोर्शन ऑफ पॉलिटी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सेकेंड ये हो जाएगा कि मैं तुम्हारे ये जो इतना कुछ न्यूज़पेपर्स में आजकल आ रहा है, जो टॉपिक्स को मैं इस टाइम एड्रेस करूँगा, तुम्हें उनको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज आई विल डू ऑल ऑफ देम, एटलीस्ट द सेलियंट फीचर्स, completely in these videos. So this is a great opportunity for you to do two things simultaneously. So let us start this without much ado. I'm Dr. Siddharth Arora. अन अकेडमी में मुझे मेरे कोड, रेफरल कोड सेड लाइव के नाम से जाना जाता है. प्लीज़ यूज़ दिस कोड जब भी आप किसी प्लस क्लासेस को सब्सक्राइब करें, किसी भी आइकॉनिक क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए. प्लीज़ यूज़ द कोड सेड लाइव, SIDLIVE. ये मेरा रेफरल कोड है एंड यूल गेट एन इमीडिएट ह्यूज डिस्काउंट. This is all possible because of Unacademy, which is the largest online learning platform in India, and I hope that we will grow from strength to strength and become the largest online learning platform in the world very soon. So we are the best of the best educators from all over India under one platform, और ये सबके लिए पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, नेम इट, प्रीलिम से लेकर मेन से, मेन से लेकर ऑप्शनल तक, एवरीथिंग, इवन टेल इंटरव्यू हम आपका साथ देंगे. सो ग्रेट. एंड ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, तो प्लीज़ इस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज मुझे कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है जो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे फ्रेंड्स को, लर्नर्स को मालूम होना चाहिए विद रिगार्ड्स टू पॉलिटी, कुछ नया चीज़ इन रिगार्ड्स टू गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, पार्लियामेंट्री लॉ, या फिर फॉर दैट मैटर मुझे अपने ही कोर्स की इन्फॉर्मेशन देनी है, तो मैं हमेशा टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूँगा. और अगर आपके पास इस टाइम पर मोबाइल कैमरा है तो इस मोबाइल कैमरा से इस कोड को स्कैन कर लीजिए और आप टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं. सो दिस इज द एंटायर सिचुएशन विद रिगार्ड्स टू द अनाउंसमेंट. और एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट, अ ह्यूज अनाउंसमेंट. You can get 20% off on all your UPSC civil service examination preparation अगर आपने जून 27 टू जून 30 सिड लाइव कोड यूज़ किया, SIDLIVE सिड लाइव कोड यूज़ किया, और आपने अगर सब्सक्रिप्शन ली तो एक बार प्राइस डिफरेंस देखिए और सेविंग्स देखिए. सो चाहे आप 12 मंथ लो, चाहे 18 मंथ कोर्स लो, चाहे 24 मंथ कोर्स लो, चाहे 36 मंथ कोर्स लो, चाहे प्लस कोर्स लो, चाहे आइकॉनिक कोर्स लो, लुक एट द अमाउंट ऑफ सेविंग्स ऑल द वे फ्रॉम 13,772 टू ऑल द वे टिल 35,126. ये ह्यूज सेविंग है. मैं हमेशा सब लोग को बोलता हूँ, फाइनेंशियल रियलिटी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रियलिटी इन योर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन. यू आर अ वाइस गैंग ऑफ स्टूडेंट्स, टेक अ वाइस डिसीजन नाउ, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी. ये है यूपीएससी सीएससी टेस्ट सीरीज, स्टे योर प्रिपरेशन इन द राइट डायरेक्शन. इसमें मेंस टेस्ट सीरीज भी है आंसर राइटिंग प्रोग्राम के साथ, एंड ऑप्शन टेस्ट सीरीज भी. आपने केवल यूज करना है सिड लाइव कोड और आपको 20% ऑफ मिल जाएगा. सो दिस इज अ मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम. ओके, इसका बहुत सिंपल तरीका है, आप इस कोड को स्कैन कर लीजिए एंड जहाँ पर एनरोल का ऑप्शन आएगा वहाँ पर क्लिक करो और प्रोवाइड योर डिटेल्स, यू कैन बिकम अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम. सो अन अकेडमी की मैं इतनी बातें क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज यू आर द वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स. You have flexibility to change your courses, unlimited views on lectures, dedicated doubt solving sessions, printed comprehensive notes, end-to-end preparation, live mentorship, and daily answer writing practice for mains. So, Unacademy एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो चाहता है कि तुम्हें कोई दुख ना हो विद रिगार्ड्स टू सिविल सर्विस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन. जितनी तकलीफें हम दूर कर सकते हैं हम उतना करेंगे. सो इवन इफ यू हैव अ ह्यूज फाइनेंशियल प्रॉब्लम, डोंट वरी, you can
गेट अ लोन फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एट 0% EMI। आपको केवल यूज करना है कोड SETLIVE, SIDLIVE, एंड दिस इज गोइंग टू गिव यू अ ह्यूज डिस्काउंट। सो आज हम लोग जिस पॉलिटिक करंट अफेयर्स की बात करें वो सही मायनों में करंट अफेयर्स है। सो वेरी रिसेंटली, ओके, सो 25th की नाइट एंड 26th of June 1976, वी आर एक्चुअली observing, we are actually remembering that big day, that big dangerous day in the democracy of India, जब इंडिया में पहली बार इंटरनल इमरजेंसी लगी थी। तो अगर आप न्यूज़पेपर्स खोल के देख रहे हो, कभी कभी देख भी रहे होंगे, तो आपको रियलाइज़ हो रहा होगा कि यार चारों तरफ इमरजेंसी 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 की बातें हो रही है। इनफैक्ट हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी अपने मन की बात वाले प्रोग्राम में इसको रिलीज़ किया। नाउ द एंटायर इशू इज माइनस द पॉलिटिक्स ऑफ इट, हमें समझना पड़ेगा कि नंबर वन कि ये इंटरनल इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशनली होती कैसे है, इसका इफेक्ट क्या होता है, इसको क्यों लगाया गया था, इसमें क्या हुआ जिसकी वजह से इट वाज कंसिडर्ड टू बी दैट बिग अ थ्रेट इन डेमोक्रेसी। तो क्यों ऐसा हो रहा है कि हर न्यूज़पेपर में, तो ये हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, तो ये नवभारत टाइम्स में आया है आपातकाल के 47 साल। तो ये क्यों इतना ज़्यादा क्यों सुर्खियाँ बटोर रहा है, क्यों इट इज़ सो मच इम्पोर्टेंट। सो लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस इन कॉन्टेक्स्ट। तो पहले हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये हुआ क्यों, क्या हुआ था इस इंटरनल इमरजेंसी में, क्यों इतना बड़ा इतना टेंशन है, क्या यार ऐसा क्या हो गया था, पता तो चले कि वाई इट वॉज कंसिडर्ड टू बी दैट बिग अ थ्रेट ऑन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिया, एंड देन वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड विद रिगार्ड्स टू दैट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड लॉ क्या बोलता है, एंड सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल होता है, प्रेसिडेंट का क्या रोल होता है, एंड द 44th अमेंडमेंट का क्या रोल है। तो तुम्हें दोनों बातें पता एक साथ चल जाएगी। सो इस टाइम पर आप कोई भी न्यूज़पेपर देखोगे, कोई भी सिचुएशन देखो, तो ये जैसे जी न्यूज़ में आया हुआ है 47th एनिवर्सरी ऑफ इमरजेंसी इन इंडिया, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड ऑन June 25th 1975, व्हाई डिड इंदिरा गांधी टेक सच अ स्टेप, नो व्हाई द देन प्राइम मिनिस्टर हैड इम्पोज्ड अ नेशन वाइड इमरजेंसी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये भरा हुआ है। तो आज मैं तुमको इसकी क्लैरिटी दे दूंगा, फिर हम इसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में समझेंगे, एंड फिर आई एम ऑलमोस्ट रीजनेबली श्योर ऑफ दिस पार्ट कि इसके बाद आपको कोई टेंशन नहीं होगी विद रिगार्ड्स टू दिस सब्जेक्ट। तो हम लोग पता करने की कोशिश करेंगे व्हाट इज इंटरनल इमरजेंसी। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज इंटरनल इमरजेंसी, और ना सिर्फ हम इंटरनल इमरजेंसी समझेंगे, बिकॉज इंटरनल इमरजेंसी समझा नहीं जा सकता जब तक कि आप आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि आप नेशनल इमरजेंसी क्या होती है ये आप समझ नहीं पाओगे। जब तक आपको नेशनल इमरजेंसी नहीं समझ में आती, तब तक आपको समझ में नहीं आएगी कि एक्सटर्नल इमरजेंसी क्या होती है और इंटरनल इमरजेंसी क्या होती है। तो आपको ये दोनों ही प्रोविजंस मालूम होने चाहिए। फिर वाई आपको मालूम होना चाहिए, हाउ हमने इंटरनल इमरजेंसी लगाई, और व्हेन, इन अदर वर्ड्स पूरा टाइम पीरियड तुम्हें मालूम होना चाहिए। सो तुमको पूरा का पूरा एस्पेक्ट समझ में आना ज़रूरी है, और इसीलिए ऐसे आजकल आपको न्यूज़ में दिख रहा है। तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी ने अपने मन की बात कॉन्सेप्ट में भी यही बात बोला, किशोर कुमार बैंड his songs blocked on radio. PM Modi recalls 1975 emergency on Man Ki Baat. During today's episode of Man Ki Baat, PM Modi talked about 1975 emergency imposed by the then Prime Minister Indira Gandhi. ये डीएनए में आया हुआ है 26 जून 2022 को, and I quote, for us the people of India, the sanskars of democracy which we have been carrying on for centuries, the democratic spirit which is in our veins, finally won. The people of India got rid of the emergency and re-established democracy in a democratic way. It is difficult to find such an example of defeating a dictatorial mindset, a dictatorial tendency in a democratic way in the whole world. During the emergency, I had the good fortune to have been a witness, to be a partner in the struggle of the countrymen as a soldier of democracy. तो ये सब बातें डेमोक्रेसी से रिलेटेड कैसे हो गई और क्या हुआ। सो लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड ईच ऑफ दिस स्टोरी। सो लेट अस टेक वन स्टेप एट अ टाइम, और मैं तुम्हें एक पुराने टाइम में चले जाता हूँ। और ना मैं ऐसा पढ़ाता नहीं हूँ, और ना मुझे ऐसा पढ़ाना आता है कि मैं तुम्हें ऐसा रैंडमली कुछ भी पढ़ा दूँ और बोलूँ कि यार याद रह जाएगा तो अपने आप देख लेना, ऐसे नहीं होता।
आई विल एक्सप्लेन, तो ये मेरी आदत ही नहीं है, आई वॉन्ट माई स्टूडेंट्स टू नो एवरीथिंग दैट इज़ टू बी रिक्वायर्ड टू बी नोन। तो हम लोग इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं 1971 से। अरे 1971 से क्यों? 1971 में इंडिया में जनरल इलेक्शंस हुए थे, यानी कि लोकसभा के चुनाव हुए थे। जनरल इलेक्शंस में मैडम इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन था वो हुआ था फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड एज रायबरेली, ये उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी थी। जो उनके अपोजिंग जो कैंडिडेट थे उनका नाम था मिस्टर राज नारायण। मिस्टर राज नारायण तो इस इलेक्शन में हार गए, लेकिन उन्होंने एक एलिगेशन लगा दी। उन्होंने एक एलिगेशन ये लगा दी कि मैडम इंदिरा गांधी ने, इसको वर्ड यूज़ किया गया था कि इलेक्टोरल ऑफेंस किया है। उन्होंने ये इलेक्टोरल ऑफेंस कैसे किया था? उनके अनुसार इट वाज अलेज्ड दैट ये इलेक्टोरल ऑफेंस हुआ था बाय मिस यूजिंग द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अगर हम एड वर्बैटम पॉइंट को देखें, द केस बड़ा फेमस हो गया। उस केस को बोला गया राज नारायण वर्सेस इंदिरा नेहरू गांधी। और राज नारायण वर्सेस इंदिरा नेहरू गांधी, ये जो केस था ये इलाहाबाद कोर्ट में चल रहा था। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब ये कोर्ट में चल रहा था तो 12 जून ऑफ 1975 को इसका फैसला आया, और वो एक बड़ा ही फैसला था। तो दिस वाज दैट फैसला एंड ही वाज द ऑनरेबल जज एट दैट टाइम, जस्टिस सिन्हा। जस्टिस सिन्हा ने एक लैंडमार्क, उसको लैंडमार्क बोलते हैं, लैंडमार्क से भी बहुत ऊंचा, ओके बताओ, वेरी वेरी ब्रेव एंड वेरी वेरी लाइक, मतलब पूरी कंट्री की जिंदगी चेंज कर दी इस एक जजमेंट ने। उन्होंने मैडम इंदिरा गांधी को एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डिस्क्वालीफाई किया, हेल्ड गिल्टी एज कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्टोरल ऑफेंस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस हुआ, राज नारायण वर्सेस इंदिरा नेहरू गांधी। और इस केस में जस्टिस सिन्हा ने मैडम इंदिरा गांधी को गिल्टी करा दिया और पनिशमेंट दिया। तो ही रिटायर्ड इन 1982, थोड़ा बहुत उनके बारे में मालूम है। और उन्होंने खुद ही ये बात बोली थी दैट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी द मेंबर्स ऑफ द बार एंड द बेंच ऑफ दिस कोर्ट बाय आवर म्यूचुअल एफर्ट्स एंड कोऑपरेशन शैल प्रिजर्व द प्रेस्टीज, dignity and honor of this court at all costs and for all times to come। तो जस्टिस सिन्हा का ये जजमेंट बहुत ही ब्रेव जजमेंट माना गया, और मैडम इंदिरा गांधी को एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। ये हुआ 12 जून 1975 का, कैलेंडर याद रखना। सो 12 जून 1975 को जब मैडम इंदिरा गांधी को एज अ प्राइम मिनिस्टर डिस्क्वालीफाई किया गया, उसके साथ साथ एक काम और हो रहा था पैरेलली इन दिल्ली। So at that time, the great charismatic जयप्रकाश नारायण साहब ने टोटल रेवोल्यूशन का स्लोगन दिया था। बिहार छात्र संघर्ष समिति रामलीला मैदान पर दिल्ली में जमा हो गए थे, लाखों स्टूडेंट्स जमा हो गए थे, एंड इट वाज अ पॉलिटिकल कैंपेन अगेंस्ट मैडम इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, अलेजिंग कि इस गवर्नमेंट में बहुत करप्शन है। तो एक बड़ा फेमस हो गया, तुमने थोड़ा बहुत भी हिस्ट्री इंडिया के मालूम है, तो उन्होंने रामलीला मैदान में जब ये टोटल रेवोल्यूशन बोला था तो उन्होंने ये बड़ी फेमस रामदास सिंह दिनकर साहब की बड़ी फेमस पोएम बोली थी, ओके, कविता थी, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, सदियों की ठंडी बुझी राख से बुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इटलाती है, दो राह समय के रथ पर घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। बहुत ही फेमस हुआ ये, इतना फेमस हो गया था। अगर अगर आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स इस वाले दौर को याद रखेंगे तो उनको याद होगा कि ये कविता बड़ी फेमस हो गई। इन अदर वर्ड्स टोटल रेवोल्यूशन की बात हो गई, टोटल रेवोल्यूशन। तो दो जगह हो गए, दो प्रॉब्लम्स हो गए। दो प्रॉब्लम्स क्या हो गए? एक हो गया लीगल प्रॉब्लम, सो देयर वाज वन लीगल प्रॉब्लम गोइंग ऑन, ओके, एंड द अदर वन वाज द पॉलिटिकल प्रॉब्लम। सो 25 जून 1975 को 25 जून 1975 को मैडम इंदिरा गांधी एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सजेस्टेड बाय सम ऑफ आवर फ्रेंड्स एंड सम ऑफ आवर कॉन्फिडेंस एंड एडवाइजर्स, उन्होंने फैसला किया इंडिया पर इंटरनल इमरजेंसी लगा देना। सो अगले दिन सुबह, दैट इज नेक्स्ट डे जून 26, न्यूज़पेपर्स और रेडियो से पूरी दुनिया को पता चला
that Mrs. Gandhi had imposed emergency in the country. President Fakhruddin Ali Ahmed had signed the proclamation. अब स्टैटिक पोर्शन समझना स्टार्ट कर दो. वर्ड क्या है? प्रोक्लेमेशन. किसने साइन किया? प्रेसिडेंट साहब ने. While the cabinet had met and unanimously approved it, almost all major political leaders had been arrested. क्या ये सर क्यों पढ़ा रहे हो? अरे बड़ा ज़रूरी है. And effectively all politics was suspended. All these events had taken place while we were sleeping. तो उस रात को 25 और 26 की रात के बीच में, okay, India went into its first and in fact the only internal emergency अंडर आर्टिकल 352. सो बहुत सारे रीज़न दिए गए और ये मैं थोड़े बहुत आर्टिकल्स में से बता रहा हूँ. जैसे बोला गया कि वन ऑफ दोस वाज कि एक तो लीगल इशू चल रहा था, ऊपर से टोटल रेवोल्यूशन का सिनेरियो, राइट, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ. तो ये मैं आई एम कोटिंग फ्रॉम वेरियस सोर्सेज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. तो अगर आपको उस दिन का न्यूज़पेपर मिलता तो देखो, द हिंदू उस दिन का न्यूज़पेपर, तो उसमें आया प्रेसिडेंट प्रोक्लेम्स नेशनल इमरजेंसी, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया थ्रेटेंड बाय इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, प्रिवेंटिव अरेस्ट, प्रेस सेंसरशिप इम्पोज, टाइम पीरियड 1975 टू 1977. और यहाँ पर अगर तुम्हें थोड़ा बहुत ध्यान से दिख रहा है तो यहाँ पे है अडवाणी चरण सिंह गिरफ्तार. अब मैं यहाँ से स्टैटिक पोर्शन पढ़ना स्टार्ट कर देता हूँ. पॉलिटिक्स मैंने नहीं पढ़ना, मैंने तो पॉलिटी पढ़ना है, तो मैं तुमको स्टैटिक पोर्शन पढ़ा देता हूँ. तो लेट अस अंडरस्टैंड कि मेरा अभी तक का हेडलाइंस क्या क्या हो गया और रादर मेरा सिलेबस क्या क्या हो गया. तो सिलेबस हो गया ये फॉलोइंग. तो लेट मी हैव द सिलेबस. तो हमारे पास हो गया, एक है, इसको लेबल कर दो, ये क्या है? ये है प्रिवेंटिव अरेस्ट. ओके, अब ये है अरेस्ट, राइट, वेरी गुड. सो एक हुआ अरेस्ट, दूसरा है प्रोक्लेमेशन. तो मेरा दूसरा वर्ड क्या है? प्रोक्लेमेशन, वेरी गुड. तीसरा वर्ड क्या है? तीसरा वर्ड इज प्रेसिडेंट. ओके, तो मेरे पूरे कीवर्ड्स बिल्कुल समझना बड़ा ज़रूरी है. ओके, तीसरा वर्ड इज प्रेसिडेंट. चौथा वर्ड इज सिक्योरिटी ऑफ इंडिया थ्रेटेंड बाय इंटरनल डिस्टर्बेंस. अब तुम्हें पता चलेगा करंट अफेयर्स पढ़ते कैसे. तो यहाँ क्या लिखा है? सिक्योरिटी ऑफ इंडिया थ्रेटेंड बाय इंटरनल डिस्टर्बेंसेस. और यहाँ पर लिखा है प्रिवेंटिव अरेस्ट और प्रेस सेंसरशिप इम्पोज. तो प्रेस से मेरा मतलब फंडामेंटल राइट समझ लेते. ओके, और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है. अब इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ पे लिखा है पीएम एक्सप्लेन्स एक्शन. अच्छा, एक्सप्लेनेशन प्राइम मिनिस्टर ने दिया, फोटोग्राफ मैडम इंदिरा गांधी की. तो अब मेरे ख्याल से तुमको थोड़ा बहुत कनेक्शन हो गया होगा कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ. तो मैं पढ़ाने वाला ये हूँ कि अगर मुझे ये पूरा समझ में आ जाए तो मेरा काम हो जाएगा पूरा का पूरा विद रिगार्ड्स टू इमरजेंसी. तो वो सारे के सारे कीवर्ड्स याद रखना. तो मैंने बोला आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एकदम आराम से समझते हुए चलते हैं. आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद व्हाट इज कॉल्ड एज नेशनल इमरजेंसी. उसी को डिफाइन एक्चुअली किया जाता है एज नेशनल इमरजेंसी, बट उसका हेडिंग इज प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी. तो मैंने तुम्हें वर्ड बताया था प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी. अब यहाँ पे कीवर्ड, पहले कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लेते हैं. इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड, यस, तो हमारे कीवर्ड है प्रेसिडेंट, राइट. फिर यहाँ पे लिखा है सिक्योरिटी ऑफ इंडिया. तुम्हें याद आ रहा होगा, मैंने कीवर्ड अभी अभी याद दिखाया था, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और अ पार्ट देयर ऑफ इज थ्रेटेंड बाय वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन. अब ये आर्म्ड रिबेलियन क्यों है? आर्म्ड रिबेलियन इसलिए क्योंकि आर्म्ड रिबेलियन है. मतलब पहले आर्म्ड रिबेलियन नहीं था, पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस था, अब ये आर्म्ड रिबेलियन हो गया. तो यहाँ पर ही इसको ही समझते हुए चलो कि ये पहले आर्म्ड रिबेलियन नहीं हुआ करता था, ये आर्म्ड रिबेलियन बाद में हुआ. ओके, तो ये पहले था इंटरनल डिस्टर्बेंस. पहले मतलब जिस दिन ये इमरजेंसी लगी थी, जिस दिन ये इमरजेंसी लगी थी उस दिन इंटरनल डिस्टर्बेंस था.
फिर बाद में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 पास किया गया और इस इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड की जगह यूज किया गया आर्म्ड रिबेलियन। वी विल गेट टू दिस एट अ लेटर स्टेज। ग्रेट, आगे चलते हैं। कहाँ गया? ऑलराइट, तो हम लोग कीवर्ड्स पकड़ रहे हैं। सिर्फ देखो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ करते कैसे। फिर से क्या है? ही मे बाय प्रोक्लेमेशन, यस। नाउ फिर से क्या है? प्रोक्लेमेशन, ऑलराइट। पहले क्या था? इंटरनल डिस्टर्बेंस, अब है आर्म्ड रिबेलियन। फिर से है, नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट, द प्रेसिडेंट शैल नॉट इशू अ प्रोक्लेमेशन अनलेस द डिसीजन ऑफ द यूनियन कैबिनेट इज गिवन। ओके, नाउ इसमें थोड़े बहुत चेंजेस जरूर आ गए बस 44th अमेंडमेंट, लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग मेरे कीवर्ड्स क्लियर हो गए। ब्रॉडली स्पीकिंग मुझे ये बात समझ में आ गई ब्रॉडली स्पीकिंग मेरे को ये बात समझ में आ गई दैट इमरजेंसी लगाई कैसे जाती है, होता क्या है, एंड गेट दिस पॉइंट। सो इसको अब मैं आराम से करूंगा। सो अब हम करेंगे नेशनल इमरजेंसी, राइट। सो नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी जिसे बोला जाता है, वो आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लगता है, जो कि पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है। इसमें प्रोक्लेमेशन जो करते हैं वो प्रेसिडेंट साहब करते हैं, दैट इज अनाउंसमेंट प्रेसिडेंट साहब की होती है, प्रेसिडेंट साहब। लेकिन ये प्रोक्लेमेशन ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट करते हैं। जब हम कैबिनेट की बात करें तो ऑटोमेटिकली आप प्राइम मिनिस्टर को ही बोलोगे, बिकॉज ही इज द बॉस ऑफ द कैबिनेट। नाउ प्रेसिडेंट साहब कब लगा सकते हैं इमरजेंसी? ही कैन प्रोक्लेम इमरजेंसी इफ ही इज सेटिस्फाइड। क्या है मैंने बोला? अब तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा, अभी आप कुछ और बोल रहे हो, फिर कुछ और बोलो। मैंने बोला ना, मैंने बोला इफ ही इज सेटिस्फाइड। बट व्हेन आई से ही इज सेटिस्फाइड, दैट डज नॉट मीन कि वो उनकी अपनी मर्जी है। ओके, उनका स्टिल मतलब है ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट, ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। प्लीज रिमेंबर, ये क्वेश्चन आ सकता है, ओके, कि प्रेसिडेंट साहब खुद नहीं अपनी मर्जी से इमरजेंसी लगा रहे हैं, ये इमरजेंसी लग रही है ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। प्रेसिडेंट साहब को ये किस ग्राउंड पे इमरजेंसी लगाना अलाउड है? ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन। ध्यान से देखो, मैं तुम्हारा पूरा का पूरा टॉपिक ही खत्म कर रहा हूं। एक्सटर्नल अग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। ओहो, अरे बाबा, मैं पुराना बात कर रहा हूं। इंटरनल डिस्टर्बेंस हुआ करता था, अब इंटरनल डिस्टर्बेंस नहीं है, अब है इसकी जगह आर्म्ड रिबेलियन। ओके, तो अब ये चला गया। लेकिन जिस ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ, जो इमरजेंसी लगी थी वो इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पे ही लगी थी, तो इसको बोलते हैं अब आर्म्ड रिबेलियन। लेकिन कुछ बातें सेम ही रही। कैसे? जैसे ये जो इमरजेंसी है, ये जो इमरजेंसी वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड्स पे लग जाए, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन लग जाए, तो उसको बोला जाएगा एक्सटर्नल इमरजेंसी। ओके, और अगर यही इमरजेंसी इंटरनल डिस्टर्बेंस या फिर आर्म्ड रिबेलियन के बेसिस पे लग जाए, तो इसको बोलेंगे इंटरनल इमरजेंसी। ओके, तो अब हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं इंटरनल इमरजेंसी बिकॉज ये प्रोक्लेम की गई थी ऑन द बेसिस that the president of India at that time was satisfied, okay, obviously on the advice of the cabinet, was satisfied that there exists a grave threat to the security of India, to the security of India, to the security of India on the grounds of इंटरनल डिस्टर्बेंस। और इसीलिए 25 जून 1975 की रात से और 21 मार्च 1977 तक, 21 मार्च 1977 तक
इंडिया रहा अंडर इंटरनल इमरजेंसी। सो दिस वॉज इंटरनल इमरजेंसी। तो अगर तुम इसको ध्यान से देख पा रहे हो तो ये एग्जैक्टली उसी इमरजेंसी की प्रोक्लेमेशन है। सो ये गैजेट ऑफ इंडिया, और इसमें ध्यान से देखो डेट इज 26 जून 1975। और अगर तुम इसको बहुत ध्यान से देख पा रहे हो, राइट, देन इट सेज the following the following proclamation of emergency by the President of India dated 25th June 1975 is published for general information। यहाँ लिखा हुआ है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। यस, यहाँ लिखा हुआ है इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स conferred by clause 1 of article 352 of the constitution, I Fakhruddin Ali Ahmed, the President of India, by this proclamation declare that a grave emergency exists where the security of the state is threatened by internal disturbance। और दैट इज द रीजन मैंने तुम्हें बताया आर्टिकल 352। तो ये एग्जैक्टली है, ऐसे पढ़ना होता है सब्जेक्ट को कि तुम्हें एग्जैक्ट समझ में आ जाए कि क्या लिखा जाता है और क्यों लिखा जाता है, एंड इन टर्म्स ऑफ पॉलिटी उसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम एक एक करके पॉइंट्स पढ़ेंगे। और फिर से देखो, हम लोग अपनी मर्जी से नहीं पढ़ना होता, जो तुम्हारे सिलेबस में होता है उसी पे कंसंट्रेट करना होता है। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट विद रिगार्ड्स टू द फर्स्ट लाइन जो आया था प्रिवेंटिव अरेस्ट से। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी, और ये प्रिवेंटिव अरेस्ट के साथ साथ ऊपर उस न्यूज़पेपर में ऊपर ऐसे हेडिंग में नाम दिया था अडवाणी गिरफ्तार, ऐसे नेम दिए। तो हुआ क्या, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जितने भी ऑपोजिशन मेंबर्स थे, ज़्यादातर जो ऑपोजिशन मेंबर्स थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया। ओके, उनको अरेस्ट कर लिया गया। अब तुम्हें लगेगा ये अरेस्ट क्यों किया, क्या गुनाह किया था? अब गुनाह नहीं हुआ था, वो प्रिवेंटिव अरेस्ट था। प्रिवेंटिव अरेस्ट का मतलब होता है व्हेन यू आर अरेस्टेड बिफोर यू एक्चुअली कमिट एन ऑफेंस। तो हमारे यहाँ पर आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगर तुम खोल के देखोगे तो उसमें लिखा है प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस। प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन, अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस। अब ये क्या हो गया सर्टन केसेस? सर्टन इसलिए बिकॉज आर्टिकल 22 की प्रोटेक्शन प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज पर नहीं होती। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय आर्टिकल 22। बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं जो कि आर्टिकल 22 में कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स बहुत सारे बाकी अरेस्ट को दिया हुआ है। बाकी अरेस्ट मतलब प्यूनिटिव अरेस्ट को दिया हुआ है, लेकिन प्रिवेंटिव अरेस्ट को नहीं मिला हुआ। ठीक है, तो प्रिवेंटिव अरेस्ट में आर्टिकल 22 की प्रोटेक्शन भी नहीं होती। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या इंडिया में है? बिल्कुल है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्चुअली जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तब से है। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट ऑफ 1950 इंडिया में पहले से प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज है। फिर लेकिन ये बड़ा ही कॉन्ट्रोवर्शियल लॉ रहा। तो अगर तुम्हें थोड़ा बहुत AK गोपालन केस वगैरह के बारे में मालूम है, फिर 31 दिसंबर 1969 को इसको रिपील कर दिया गया। इसको बोला हटाओ। ओके, लॉ, ये तो लॉ ही खत्म हो गया। हाँ, लॉ नहीं खत्म हुआ, ये लॉ खत्म हो गया, बट प्रिवेंटिव डिटेंशन का एस्पेक्ट हमने कंटिन्यू किया। तो एक लॉ बनाया गया, उस लॉ को बोला गया मीसा। मीसा इज मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 1971। तो इसका फुल फॉर्म है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 1971। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 1971 मीसा जिसे बोला जाता है, वो नाम के लिए इंटरनल सिक्योरिटी ये जो रखा हुआ है वो एक्चुअली है अ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। ये 1971 वॉर में जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, बांग्लादेश वॉर जिसे बोलते हैं, उसके बैकग्राउंड में ये यूटिलाइज हुआ था। लेकिन ये लॉ सबसे ज़्यादा फेमस हुआ ड्यूरिंग इमरजेंसी।
सो ये जो आप लोगों को मैंने अभी अभी बताया कि देयर वाज आर्बिट्ररी अरेस्ट और अदर प्रिवेंटिव अरेस्ट, ओके, ये जो भी अरेस्ट हुए ये सारे के सारे मीसा के अंडर हुए। सो मीसा ऑफ 1971 बहुत ही ड्रैकोनियन लॉ था एंड इस लॉ में बहुत सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। तो जिसने भी अपोज किया या जिसने भी आवाज़ उठाई, ओके, उसके लिए ये लॉ बैठा हुआ था, बोला मैं अरेस्ट करता हूँ तुमको। और वो लॉ था मीसा ऑफ 1971। तो अगर आप ये इंडिया टुडे का न्यूज़ का एक आर्टिकल देखेंगे, देखो मैं तुम्हें कहाँ कहाँ से पढ़ा रहा हूँ, ओके, तो अगर तुम देखोगे तो इसमें लिखा है अमंगस्ट ऑल ड्रेकोनियन लॉज मतलब वो कुछ आर्बिट्ररी है, अननेसेसरी, वो लिबर्टी से बिल्कुल ही अलग जाता है। अमंगस्ट ऑल ड्रेकोनियन लॉज ऑफ द इमरजेंसी पीरियड, द ड्रेडेड मीसा वॉज मोस्ट वाइडली मिसयूज। तो ये लिखा हुआ एज द शाह कमीशन। अब मेरा काम है तुमको इंटेलिजेंट बनाना। तो शाह कमीशन जब जब इमरजेंसी हट गई 21 मार्च 1977 को, और फिर हम एक न्यू जनरल इलेक्शंस में गए और जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई, तो एक जस्टिस शाह कमीशन बनाया गया टू इन्वेस्टिगेट एंड इंक्वायर इनटू मैटर्स कनेक्टेड विद द इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी एंड द वेरियस थिंग्स दैट हैड गॉन रॉन्ग ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो जस्टिस शाह कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार, ओके, लार्ज अमाउंट ऑफ मिसयूज ऑफ पावर्स हुआ था अंडर द लॉ ऑफ मीसा। तो ये बहुत ही डेंजरस लॉ था। जब हम लोग कभी, आप जब प्लस क्लासेस में होंगे तो, अभी तो इस टाइम पे तो मैं नहीं कर सकता, तो एक केस बड़ा फेमस हुआ था उन दिनों, विच वॉज कॉल्ड एज द एडीएम जबलपुर केस, ओके। सो इट वॉज अ वेरी फेमस केस, और ये इसके ऊपर बड़ी डिस्कशन होती है कि लॉस्ट अपॉर्चुनिटी है, द डार्केस्ट आवर एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो ये सब किसके लिए? ये है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 1971। तो पिक्चर्स के साथ कनेक्ट करना सीखो। तो ये जो तुम्हें फोटोग्राफ दिख रही है, ओके, तो जॉर्ज फर्नांडिस को एंड बहुत सारे और अपोजिशन लीडर्स को जो अरेस्ट किया गया था, वो प्राइमरली मीसा के अंडर किया गया था। अब यहाँ से मैं ये मीसा को इतना डिटेल में क्यों पढ़ा रहा हूँ, मैं अभी बताता हूँ। तो मीसा को इतना डिटेल में क्यों पढ़ाया जा रहा है? बिकॉज मुझे मीसा नहीं पढ़ाना। जो मुझे पढ़ाना है वो पढ़ाना है आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में लिखा हुआ है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसमें क्या लिखा है? नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड। इसको ध्यान से पढ़ना स्टार्ट कर दो ताकि तुम्हें दोबारा इस टॉपिक को दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी except according to procedure established by law। अब ये बहुत ही की वर्ड है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन अदर वर्ड्स, अगर आपने प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को फॉलो नहीं किया, अगर आपने प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को फॉलो नहीं किया, इसको फॉलो नहीं किया, तो आप वायोलेट कर रहे हो आर्टिकल 21 को। आप वायोलेट कर रहे हो आर्टिकल 21 को। और अगर आप आर्टिकल 21 को वायोलेट कर रहे हो, अगर आप आर्टिकल 21 को वायोलेट कर रहे हो, तो आप जो कर रहे हो वो आर्बिट्ररी और एम्बिगुअस अरेस्ट है। मीसा जब यूटिलाइज किया गया तो रैंडमली यूज किया गया, आर्बिट्ररली यूज किया गया, ओके। इसीलिए इसको कंसिडर किया था, इवन इन एडीएम जबलपुर केस यही बात उठी थी कि इट इज़ एन आर्बिट्ररी अरेस्ट। अब सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। अब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड होते थे। तो अभी मैं देखो कैसे कनेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं मीसा को कनेक्ट कर रहा हूँ फंडामेंटल राइट से। सो नाउ यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। देखो कनेक्शन देखो अभी, तो मीसा को कनेक्ट कर रहे हैं अभी हम लोग फंडामेंटल राइट से। लेट अस डू दिस पार्ट। सो ये है
फंडामेंटल राइट्स। अब यहां पर आर्टिकल 352 कम्स बैक इनटू द पिक्चर। देखो फिर से कनेक्ट करेंगे तो आर्टिकल 352 और द नेशनल इमरजेंसी का जो प्रोविजन है, इट इज डीलिंग विद द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। लेकिन दो और आर्टिकल्स आपको पता होने चाहिए टू बी एबल टू रियली रैप योर हेड अराउंड कि फंडामेंटल राइट्स का इस 352 में क्या फ़र्क पड़ता है, या पड़ता भी है कि नहीं फ़र्क पड़ता। सो ये दोनों ही बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये पढ़ भी रहा है फ़र्क क्या एवं ही छोड़ रहे। सो आर्टिकल 358 एंड आर्टिकल 359 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कनेक्टेड है विद आर्टिकल 352 विद रिगार्ड्स टू द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ओके, तो ये है विद रिगार्ड्स टू सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो मैं तुम्हें दोनों ही बता देता हूँ। सो पहले इसको समझ लेते हैं आर्टिकल 359 को और फिर देखते हैं 358 को। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड 359 फर्स्ट ईच पॉइंट, ओके, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस। सो देखते हैं यहाँ पर क्या। तो सस्पेंशन ऑफ, ओहो, अब इसमें क्या वो है, अरे बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ, सस्पेंशन ऑफ द एनफोर्समेंट ऑफ द राइट्स दैट इज कन्फर्ड बाय पार्ट 3 ड्यूरिंग इमरजेंसीज। तो ये सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स है। व्हाट डू यू मीन? ये वायोलेशन नहीं है, ये अब्रिजमेंट नहीं है, ये कॉन्ट्रावेंशन नहीं है, ये सस्पेंशन है। अब ध्यान से सुनना। वेयर अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज एन ऑपरेशन, द प्रेसिडेंट may by order declare that the right to move any court for the enforcement of such other rights conferred by part 3। ओहो, क्या हो गया? मतलब कोई भी राइट जो प्रेसिडेंट साहब चाहते हैं, ओके, उस राइट को वो सस्पेंड कर सकते हैं during which the proclamation is enforced or for such shorter period as may be specified in the order। अब तुम्हारे मन में आया होगा मैं कुछ छुपा रहा हूँ, मैं क्या छुपा रहा हूँ? नहीं नहीं छुपा रहे हो। ये देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। मतलब प्रेसिडेंट साहब 20 एंड 21 को सस्पेंड नहीं कर सकते। करेक्ट, करेक्ट। लेकिन ये तब नहीं था जब इंटरनल इमरजेंसी लगाई गई। जब इंटरनल इमरजेंसी 1975 की लगी तब ये क्लॉज नहीं था, ये एक्सेप्ट नहीं था। ये एक्सेप्ट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से आया। इन अदर वर्ड्स, इससे पहले यानी कि जब ये इमरजेंसी लगी थी, ये इंटरनल इमरजेंसी ऑफ 1975 टू 1977 लगी थी, तब इस लाइन को पढ़ा जाएगा। तो वेयर अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज एन ऑपरेशन, द प्रेसिडेंट मे बाय ऑर्डर डिक्लेयर दैट द राइट टू मूव एनी कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ such other rights conferred by part 3 as may be mentioned in the order, and all proceedings pending in any court for the enforcement of the rights so mentioned shall remain suspended for the period during which the proclamation is enforced। अब तुम कनेक्ट कर सकते हो। तो मीसा, जो मीसा है, ओके, वो एक लॉ है जो कि लेकर जा रहा है तुम्हारी लिबर्टी। लेकिन पॉइंट यहाँ पर यह है कि ये लॉ अगर तुम्हारी लिबर्टी लेकर जा रहा है तब तुम कोर्ट में जाओगे। जब तुम कोर्ट में जाओगे तो ये मैं 1975 की बात कर रहा हूँ। जब तुम कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट को पता चलेगा दैट द प्रेसिडेंट ने सारे आर्टिकल्स को सस्पेंड कर दिया। अब तुम्हें कौन बचाएगा? So the same argument उठा था, what I just told you was the same argument। अब मैं इसको exactly इस टाइम पर वो जजमेंट तो नहीं कर रहा, लेकिन एडीएम जबलपुर केस में यही पॉइंट था। नाउ आपको दोनों ही कॉन्सेप्ट क्लियर लगेंगे, लेकिन ये हुआ क्या? सर आपने बोला प्रेसिडेंट साहब ने आर्टिकल 352 को यूज़ करके आर्टिकल 20 और 21 को सस्पेंड कर दिया।
और आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड हो गया तो मीसा एक्टिव रहेगा, यानी कि मीसा एक्टिव रहेगा तो आर्बिट्ररी अरेस्ट होता रहेगा। और यहाँ पर जो सिचुएशन आई, से यू टू डो, यहाँ पर मैं इमरजेंसी का पॉलिटिकल पार्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि व्हाट वर द वेरियस क्वेश्चंस थ्रोन ओपन with regards to constitutional interpretation and polity of this country when internal emergency took place. So number one was Article 20 and 21 was suspended. So if you now notice, ADM जबलपुर केस में यही आर्ग्यूमेंट हुआ। तो what did the Supreme Court at that time decide? So not everyone, okay, Justice Ansraj was, Acha Khanna was against it. That was a dissenting judgment. But what did the Supreme Court in a majority judgment say? Said that Article 20 and 21 are suspended, and that is the purpose of this emergency. Then if Article 21 is suspended, then what is violated because of this law? I hope you are understanding. Now this is the exact question that, so at that time one of the judges was Justice Y.V. Chandrachud, and his son Justice D.Y. Chandrachud is the present sitting judge at the Supreme Court. And that is why in the K.S. Puttaswamy case, Aadhaar judgment, several years down the line, this entire discussion or this entire thought process was reasoning was overruled, in which Justice D.Y. Chandrachud in his judgment, in the Aadhaar judgment, said that it is not the case that the constitution, ध्यान से समझो, it is not the case that the constitution is the repository of every right. No, इसका मतलब ये है कि अगर आर्टिकल 21 में लिबर्टी ना लिखा होता, लिखा ही नहीं है जी, भूल गए, लिखना ही भूल गए, डज दैट मीन कि हमारे यहाँ पर लिबर्टी का कॉन्सेप्ट ही ना होता? सर्टेनली नॉट। लिबर्टी वर्ड क्या इस बात का मोहताज है यार? लिबर्टी वर्ड इज डिपेंडेंट ऑन इट बीइंग एंटर्ड only in Article 21 and written in black and white. Only then are we going to respect the liberty of our citizens. So इसीलिए ADM जबलपुर केस को द डार्केस्ट आवर इन डेमोक्रेसी माना जाता है। बट हैविंग सेड सो, अब जो होना था तो हो गया, अब रो के क्या फ़ायदा? तो वो तो बात हो गई। उस टाइम पर आर्टिकल 20 एंड 21 वर ऑल्सो सस्पेंडेड, और फिर हमने सबक सीखा लेटर। And today Article 20 and Article 21 cannot be suspended under any circumstances, even if it includes emergencies. तो ये हो गया सस्पेंशन ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ द राइट्स कन्फर्ड बाय पार्ट 3। लेकिन यह पूरा नहीं हुआ। अब ये पूरा क्यों नहीं हुआ? ये पूरा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आर्टिकल 19 को अलग से डील किया जाता है। आर्टिकल 19 को डील किया जाता है अंडर आर्टिकल 358 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो मैंने बोला 359 से बाकी सारे राइट्स को डील किया जाता है, और 358 से डील होता है आर्टिकल 19, एंड इट सेज while a proclamation of emergency declaring that the security of India or any part of the territory thereof is threatened by war or by external aggression, nothing in Article 19 shall restrict the power of the state as defined in Part 3 to make law or to take any executive action which the state would, but for the provisions contained in that part, be competent to make or take, but any law so made shall, to the extent of that incompetency, cease to have effect as soon as the proclamation ceases to operate, except as respect things done or omitted before the law ceases to have taken effect. तो बहुत ही डेंजरस बात लग रही है तुमको, मैं तुम्हें समझा देता हूँ इसको सरल भाषा में। तो फंडामेंटल राइट से मुझे प्रेस याद आ गया। क्या यार, कहीं से भी क्या भी कनेक्शन आता है। तुम कनेक्शन देख रहे हो मैंने कैसे स्टार्ट किया? मैंने तुम्हें पहले स्टार्ट किया इंटरनल इमरजेंसी, फिर मैंने इंटरनल इमरजेंसी को तुम्हें थोड़ा बहुत हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव समझाया, फिर मैंने तुम्हें आर्टिकल 352 बताया, फिर मैंने आर्टिकल 352 में ग्राउंड्स बताए जिसमें इंटरनल डिस्टर्बेंस था। ओके, फिर हमने इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा के आर्म्ड रिबेलियन कर दिया।
मैंने तुम्हें इंट्रोड्यूस कर दिया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से। फिर मैंने अचानक तुमको बताया एक न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर में मैंने तुमको बोला कि देखो 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 उसमें क्या देखा है। तो उसमें प्रिवेंटिव अरेस्ट थे। प्रिवेंटिव अरेस्ट होता है मीसा से, मीसा मतलब प्रिवेंटिव अरेस्ट। लेकिन जब मीसा प्रिवेंटिव अरेस्ट कर रहा है तो कुछ तो रूल्स फॉलो करने चाहिए ना, नहीं फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 358 और 359 के अनुसार सारे फंडामेंटल राइट्स को डील करता हुआ हमें पता है इस तरह। और उस टाइम पर 20 और 21, उस टाइम पर 20 और 21 एक्सेप्शन नहीं थे। तो मैंने तुम्हें फंडामेंटल राइट्स भी इस तरह से सारे बता दिए कि 358 में 19 होता है, बाकी सब इधर होते हैं। बात की याद रखना, यहाँ पर सस्पेंशन होता है, वायोलेशन नहीं होता, अब्रिजमेंट नहीं होता, कॉन्ट्रावेंशन नहीं होता। मैंने थोड़ा बहुत तुमको एडीएम जबलपुर भी बता दिया इन रिगार्ड्स टू रिपोजिटरी ऑफ राइट्स। मीसा ऑफ 1971 बता दिया, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट बता दिया। इससे रिलेटेड एक और लॉ था प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट ऑफ 1950, जो कि 1969 में रिपील हो गया था, वो भी मैंने तुम्हें बता दिया। अब बचा फंडामेंटल राइट, और अब हम देखो कनेक्शन करते हुए आ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है फ्रीडम ऑफ प्रेस। अब जी प्रेस कहाँ से आ गया? जी प्रेस आएगा ना, प्रेस आएगा बिकॉज हमारे पास जब फंडामेंटल राइट है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी है। और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो होता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो होता है, ओके, क्या वो भी सस्पेंड कर दोगे? अरे कर दिया, क्या बात कर। सो एट दैट टाइम करीब करीब सारा प्रेस को बंद कर दिया गया। शुरू शुरू में ऐसा हो गया था कि पहले दिन तो मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक कनेक्शन ही हटा दिया था, तो जी बने होगी, पेपर छापोगे कैसे? और इंडियन एक्सप्रेस हाउएवर was one of those newspapers which was very very brave at that time, और it really stood up against press censorship, और वो लोग ब्लैंक एडिटोरियल्स निकालते थे। तो उनको जो इंस्ट्रक्शन दी जाती थी कि ये लिखो वो लिखो, बोलते ना इससे अच्छा तो हम बहादुरों की तरह ब्लैंक एडिटोरियल्स निकालेंगे, लेकिन हम अपने फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड नहीं होने देंगे, हम नहीं जाने देंगे। सो प्रेस was also affected. In other words, the entire situation of Article 19 was also taken away, and that is the reason ये हमारे पास अब बहुत मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स है with regards to freedom of press also. ना इस पूरे घटनाक्रम में ये जो पूरा क्रोनोलॉजी है, इसमें बार बार आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा है, दैट इज द प्रेसिडेंट शैल प्रोक्लेम। इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड, देन द प्रेसिडेंट शैल प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, व्हाटएवर। तो प्रेसिडेंट साहब का रोल क्या है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो इसको भी पढ़ने के लिए लेट अस अंडरस्टैंड कि हुआ क्या था। तो वहीं पर स्टोरी स्टार्ट कर लेते, तो इट विल बी इजी कनेक्शन। तो ये रैशनल टॉक्स का एक बहुत अच्छा आर्टिकल था। इसमें सेट द प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद हैज़ प्रोक्लेम्ड इमरजेंसी, देयर इज नथिंग टू पैनिक अबाउट, द वर्ड्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ब्लेयर्ड फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो इन द वी आवर्स ऑफ जून 26, ओके। और इसको ही ओके, ये प्रोक्लेमेशन जो था, ये जो प्रोक्लेमेशन था, ये प्रेसिडेंट साहब ने साइन किया था। दिस वॉज साइंड बाय द प्रेसिडेंट बट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, एंड दिस इज द रीजन। यहाँ पर जब प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड लिखा जाता है तो ये पर्सनल सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट नहीं मानी जाती। सो इट इज नॉट द पर्सनल सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, he is still bound by the advice of the prime minister and the cabinet. So ये बड़ा important part है that you have to understand. So the prime minister Indira Gandhi clamped national emergency that has been termed the darkest day of Indian democracy. So जो president साहब है, okay, इनके साथ एक छोटा सा इशू हुआ पड़ा इधर। अब क्या इशू हुआ पड़ा, देखो मैं तुम्हें फिर इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, एंड जस्ट पे अटेंशन क्लोजली। सो इसको जरा सब्सटेंशियली समझने की कोशिश करो। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है प्रेसिडेंट साहब की सेटिस्फैक्शन है, लेकिन इस यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को समझने के लिए हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। 1962 में इंडिया चाइना का वॉर हुआ था, हाँ,
और इंडिया चाइना वॉर में ओके इमरजेंसी पहली बार इमरजेंसी लगी थी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन, यानी कि ये एक एक्सटर्नल इमरजेंसी थी। ये इमरजेंसी 1962 से 1967 चली, ठीक है। फिर उसमें दो वॉर हो गए, एक 1962 भी हो गया और 65 का भी वॉर हो गया। 1971 में बांग्लादेश वॉर के टाइम पर एक और इमरजेंसी चालू हुई। हाँ, ये इंडिया पाकिस्तान वॉर था, तो ये वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के बेसिस पर एक और इमरजेंसी लगी। अब प्रॉब्लम कुछ और थी। प्रॉब्लम ये थी कि 1975 की इमरजेंसी, तो एक मिनट रुको, ये इमरजेंसी कौन से आर्टिकल में लगी थी? सर ये 352 में लगी थी। ये इमरजेंसी कौन से आर्टिकल में लगी थी? ये भी 352 में लगी थी। और एक मिनट रुको, ये 1971 है, ये क्या है 72, ये क्या है 73, ये क्या है 74, ये क्या है 75, और ये तारीख क्या है? तारीख है 25 जून 1975, 25 जून 1975। उस दिन आप लोगों ने एक और इमरजेंसी लगा दी। ओके, लेकिन वो कोई अलग इमरजेंसी नहीं है, वो भी आर्टिकल 352 में। ये क्या बात हुई? एक ही बात में दो दो इमरजेंसी एक ही टाइम पे, यही बात थी। सो जब इंटरनल इमरजेंसी लगाई गई, जब इंटरनल इमरजेंसी लगाई गई इन 1975, 25 जून 1975, तो 1971 वाली एक्सटर्नल इमरजेंसी पहले से चल रही थी। ओहो, सो एक यहाँ तक तो बात सही थी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम थी वो ये थी कि ये इमरजेंसी ऑलरेडी चल रही थी। सो दिस, देखो यहाँ पे तीन ग्राउंड्स है, कौन कौन से ग्राउंड्स है? यहाँ तीन ग्राउंड्स है, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन, तीन ग्राउंड्स है। लेकिन वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन वाली इमरजेंसी पहले से चल रही थी। तो अब क्या करोगे? तो क्या करेंगे हम लोग? हाउ विल वी सॉल्व दिस? ये भी एक बड़ी मेजर प्रॉब्लम है जी। वॉर हो गया, एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया, इंटरनल डिस्टर्बेंस है, आर्म्ड रिबेलियन है, तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अगर नेशनल इमरजेंसी है और मुझे एक और इमरजेंसी लगानी है, तो मैं क्या करूँ? मुझे पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके लिए आफ्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, आफ्टर, आफ्टर द इमरजेंसी ऑफ 1975 was imposed, the 38th Constitutional Amendment Act 1975 was passed। मैं फिर बोल रहा हूँ आफ्टर। और इसको अगर तुम ध्यान से देखोगे तो जो कुछ मैंने अभी तुम्हें समझाया, तुम्हें स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस में बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आर्टिकल 352 empowers the president to declare emergency if he is satisfied that the security of India or any part of it is threatened by war, external aggression और internal disturbance। या अब देखा, तुम्हें समझ में आ रहा है कि उस जमाने में इंटरनल डिस्टर्बेंस ही था। नाउ यहाँ पे लिखा है, हाउएवर एज द वैलिडिटी ऑफ द प्रोक्लेमेशन हैज बीन इशूड अंडर आर्टिकल 352, issued under Article 350 has been challenged in several proceedings, and as litigation of this nature involves wastage of public time and money, it is proposed to amend these three articles so as to make the satisfaction of President final and conclusive and not justiciable on any ground। नंबर वन देख लो पहले 38th अमेंडमेंट को। दूसरा, इन एडिशन टू आर्टिकल 352 contentions have been raised in certain writ petitions that while the original proclamation of emergency is in operation, no further proclamation of emergency could be made thereunder. In order to place the matter beyond doubt, it is proposed to make it clear that in Article 352 that the President may issue different proclamations on different grounds whether or not there is a proclamation already in existence or in and in operation। अब तुम सोचोगे सर ये इतना डिटेल है क्या? मैं तुम्हें इसे साधारण भाषा में समझा देता हूँ। तो इसमें 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 में क्या किया गया, तो इसको समझने की कोशिश करो। सबसे पहले तो ये समझो कि 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 ये 1975 वाली इमरजेंसी के बाद में, लगाने के बाद में पास हुआ। सो जो कुछ भी इसका इफेक्ट है वो रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर होगा, रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन होगा। सो देयर विल बी अ रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ओके ऑफ दिस अमेंडमेंट। आगे समझते हैं। सो 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 में
38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 में हम लोगों ने क्या नोटिस किया, दो चीज़ें बोली गई। एक ये बात बोली गई कि प्रेसिडेंट साहब जो फैसला करेंगे विद रिगार्ड्स टू प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, मैंने क्या बोला, द प्रेसिडेंट साहब जो फैसला करेंगे विद रिगार्ड्स टू प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, ये फाइनल होगा, ये कंक्लूसिव होगा। मैंने क्या बोला, ये फाइनल होगा, ये कंक्लूसिव होगा, कंक्लूसिव होगा। मतलब ये कि देयर विल बी नो पॉसिबिलिटी टू चैलेंज इट, इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। ओहो, और यहाँ पे लिखा हुआ है इट शैल नॉट बी जस्टिसिएबल ऑन एनी ग्राउंड। इसके बारे में तो हम थोड़ी देर में निपटते हैं, हाँ इस बारे में बाद में निपटते हैं, ओके नेवर माइंड, इसको भी देख लेंगे। लेकिन दूसरा पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पर। 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 से बोला गया that the president is empowered to impose emergency on different grounds, on different grounds, on different grounds at any given one, at any one given time। और वो different grounds ये है, मतलब अगर ओरिजिनल या कोई और इमरजेंसी चल भी रही है तो भी प्रेसिडेंट साहब दूसरी इमरजेंसी लगा सकते हैं। सो लेट मी गिव एन एग्जांपल, जैसे इमरजेंसी का इसी टाइम एग्जांपल ले लेते हैं। सो 1971 से लेकर इमरजेंसी चल रही थी, कौन सी चल रही थी, वॉर पर चल रही थी या एक्सटर्नल एग्रेशन पर चल रही थी, नो प्रॉब्लम, अभी भी प्रेसिडेंट साहब दूसरी इमरजेंसी लगा सकते हैं ऑन डिफरेंट ग्राउंड्स इवन व्हेन द ओरिजिनल इमरजेंसी इज कंटिन्यूइंग। यानी कि प्रेसिडेंट साहब इंटरनल डिस्टर्बेंस पर एक और इमरजेंसी लगा सकते हैं। Now, this was a very interesting component and most people do not know this. 38th Constitutional Amendment Act 1975 ने इस वाले प्रोविजन को भी लाया था और ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रोविजन हो गया। और दैट इज़ वाई अगर तुम नोटिस करो तो 21 मार्च 1977 को 21 मार्च 1977 को एक इमरजेंसी नहीं ख़त्म हुई थी, दो इमरजेंसी ख़त्म हुई थी। एक 1971 वाली इमरजेंसी और एक 1975 वाली इमरजेंसी। सो टू इमरजेंसीज आर फिनिश्ड ऑन वन डे बिकॉज ऑफ 38th अमेंडमेंट ऑफ 1975। और मैंने तुम्हें पहले बोला था जो 38th अमेंडमेंट का पहले वाला पार्ट था जिसमें बोला था द डिसीजन ऑफ द प्रेसिडेंट इन सो फार एज, प्रेसिडेंट साहब का जो डिसीजन है इन सो फार एज प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज कंसर्न, जो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी का सीन है दैट इज सपोज टू बी फाइनल एंड कंक्लूसिव। हाँ, फाइनल एंड कंक्लूसिव। तो ये जो फाइनल एंड कंक्लूसिव के बाद लिखा हुआ था दैट इट शैल नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ एंड शैल नॉट बी जस्टिसेबल ऑन एनी ग्राउंड। ये दोनों ही वर्ड बड़ा डेंजरस है। क्यों? क्योंकि जो 1975 की इमरजेंसी है उससे बहुत थोड़े टाइम पहले केशवानंद भारती केस हो चुका था। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में जुडिशियल रिव्यू को बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया माना गया था। और जब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मान लिया गया है तो जब आप तुम बोलोगे कि इट इज़ नॉट जस्टिसेबल तो इट इज़ एक्चुअली गोइंग अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो 38th अमेंडमेंट का ये छोटा वाला पार्ट जो था राइट, ये बहुत ही डेंजरस था। एंड दिस इज द पॉइंट दैट दिस 38th का ये वाला पार्ट जिसमें कि आप जुडिशियल रिव्यू को लेकर जा रहे हो, बोलो कि जी ये तो फाइनल है, कंक्लूसिव है, इसके आगे तो कोर्ट भी नहीं देख सकते, रिव्यू भी नहीं कर सकते, ये मंजूर नहीं है हमको। सो द 38th अमेंडमेंट ऑफ 1975 में द डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी immune to judicial review, but this provision was subsequently deleted by the 44th Amendment Act of 1978। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि अगर ये ना भी हो कोई बात नहीं, इसके बिना हम रह लेंगे, लेकिन क्या इमरजेंसी को आप जुडिशियल रिव्यू कर सकते हो? सो मिनर्वा मिल्स केस ऑफ 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को क्लैरिफाई किया था दैट नेशनल इमरजेंसी कैन बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ मैलिफाइड, यानी कि सिर्फ बदनीयती से सरकार ने इमरजेंसी लगा दी है,
दैट इज़ द ओनली रीज़न। एंड इन अदर वर्ड्स कि कोई रेलेवेंस नहीं है, कोई रीज़न नहीं है जिसकी वजह से इमरजेंसी लगाई जाए। अगर ऐसा कोई हमें पता चला तो कोर्ट्स हैव द पावर टू डिक्लेयर दैट इमरजेंसी एज नल एंड वॉइड। तो ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ दैट इमरजेंसी प्रोविजंस आर बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू और आर इम्यून टू जुडिशियल रिव्यू। सो एट द एंड ऑफ दिस डिस्कशन हमने नोटिस किया कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई इंटरनल इमरजेंसी 25 जून 1975 वाली, जो कि हमने कभी उम्मीद नहीं करी थी। कैसे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया गया, दिस वॉज सर्टनली नॉट एक्सेप्टेबल। ओके, प्रेस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को ले लिया गया, आर्बिट्ररी अरेस्ट हुए इन द नेम ऑफ प्रिवेंटिव अरेस्ट जो हमने किए, प्रेसिडेंट साहब की प्रोक्लेमेशन पावर्स को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया गया। इनफैक्ट जो एडवाइस ऑफ द कैबिनेट थी वो भी इफ द सोर्सेज आर टू बी बिलीव्ड दैट इट वाज प्राइमरली द प्राइम मिनिस्टर एंड अ फ्यू ऑफ अवर कॉन्फिडेंस जिन्होंने फैसला किया था, कैबिनेट को भी ज़्यादातर बाद में पता चला था। इट वॉज लेटर इन द 44th अमेंडमेंट ऑफ 1978 कि कैबिनेट के एडवाइस को रिटन एडवाइस मैंडेटरी किया गया। सो 44th कैब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के बाद ये बात बोला गया दैट अंडर नो सर्कमस्टांसेस ये कैबिनेट की जो एडवाइस है इसको एज इट इज़ मान लिया जाए, इट मस्ट ऑलवेज बी अ रिटन एडवाइस। ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमने नोटिस किया वॉज द एडीएम जबलपुर केस, जिसमें ये बात पता चली कि आर्टिकल 20 एंड 21 को हटा दिया तो तुम्हारी लिबर्टी चली जाए। अब ये बड़ी ही डेंजरस सिचुएशन थी। ओके, एंड एज आई सेड द डार्केस्ट आवर इन डेमोक्रेसी। फिर आर्टिकल 20 एंड 21 को प्रोटेक्ट कर लिया गया बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 कि इसको कभी भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता, यू कैन नेवर सस्पेंड दिस पार्ट। सो ये भी प्रोविजंस इसमें डाला गया। एंड ऑब्वियसली हमने जुडिशियल रिव्यू को प्रोटेक्ट किया है दैट अंडर नो सर्कमस्टांसेस कैन यू इवन इमेजिन दैट इमरजेंसी प्रोविजंस आर बियॉन्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, they are certainly within the ambit of judicial review as held by the Minerva Mills case of 1980. So क्वेश्चन जो तुम्हारे मन में आएगा कि क्या जो 25 जून 1975 की इमरजेंसी है, क्या उस तरह की इंटरनल इमरजेंसी विच वॉज अ थ्रेट टू योर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स ऑफ दिस कंट्री, क्या डेमोक्रेसी के ऊपर ऐसा अटैक दोबारा नहीं हो सकता? इन अदर वर्ड्स, हैव वी बिकम इमरजेंसी प्रूफ? क्या ऐसा ऐसा डू वी हैव दोज काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स इन प्लेस, दैट काइंड ऑफ जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, दैट काइंड ऑफ इवेंट ताकि रिपीट ना हो पाए? एंड दिस इज द थॉट टू योर सेल्फ। Yes, the 44th Amendment, Minerva Mills case, has really helped us. And is that enough? So, think about it. या इस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे मेंस में आते हैं और मैंने इस लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में तुम्हें वो इंटरेस्टिंग सारे पॉइंट्स बता दिए विच कैन हेल्प यू, एनेबल यू टू राइट अ गुड आंसर. So this is how we study, this is how the subject has to be understood. आप कुछ देखते हो न्यूज़पेपर में, कोई न्यूज़ आती है, वो करंट अफेयर्स के नाम पर आएगी, उसको तुमने कनेक्ट करना है. यू मस्ट नो हाउ टू कनेक्ट इट टू द स्टैटिक पार्ट ऑफ योर पॉलिटी. सो yes, we are launching the optional carnival from so that you can also prepare for your examination with regards to the optional. और ये जून 5 से एज लॉन्च हो गया है. दीज आर द यूपीएससी सीएससी बैचेस, राइट, अल्टीमेट बैच फॉर यूपीएससी सीएससी 2023. आपको सिर्फ कोड यूज़ करना है सिड लाइव, SIDLIVE. सिड लाइव कोड यूज़ करते आपको इमीडिएट ह्यूज डिस्काउंट मिलेगा एंड यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉल्ड 24 कैरेट रॉक सॉलिड प्रिपरेशन. ये 29 जून तक आ रहा है और 27 से लेकर 30 जून तक अगर आपने सब्सक्रिप्शन ली आपको 20% ऑफ मिलेगा. सो डोंट लेट गो ऑफ दिस सच अपॉर्चुनिटीज. आई होप यू हैव अंडरस्टूड and you have enjoyed today's session. If you have done, please like, share and subscribe. And in the words of Unacademy, let's crack it. Until next time, God bless, thank you and Jai Hind.